एमए फाइनल हिंदी साहित्य के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन सह आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हम स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक के विश्लेषण जो है वो हमने अध्ययन किया था। अब हम स्कंदगुप्त के द्वितीय अंक का विश्लेषण करेंगे। बच्चों, स्कंदगुप्त का द्वितीय अंक में प्रथम दृश्य में दिखाया जाता है कि मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर एक कुंज में बैठी हुई देवसेना और विजया आपस में बातचीत करती हैं और इस वार्ता का एकमात्र उनका उद्देश्य है कि हृदय की गहराइयों को मापना। देवसेना ये जानना चाहती है कि विजया के हृदय में प्रेम की भावना है या नहीं। अंत में वह देवसेना को बता देती है कि युवराज को देखकर ही उसका हृदय कुछ द्रवित दिखाई देता है। देवसेना इसी प्रेम की भावना को स्वर्ग और सौभाग्य सिद्ध करती है। युवराज के साथ पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के आने पर वे दोनों छिप जाती हैं। चक्रपालित युवराज की उदासीनता को पौरुष और उत्साह से दूर करने का प्रयत्न करता है। बातचीत से पता चलता है कि पुष्यमित्रों और शकों का युद्ध पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है। चक्रपालित अयोध्या के सिंहासन के लिए स्कंद को कर्तव्य और धर्म की दुआई देकर उत्तेजित करता है। चर का संकेत पाकर जब ये दोनों चले जाते हैं तब विजया और देवसेना दोनों मंच पर आती हैं और उनके आपस के हास्य व्यंग चलते हैं। देवसेना की बातें गंभीर और रहस्यपूर्ण प्रतीत होती हैं। देवसेना के गीत के पश्चात बंधु वर्मा प्रवेश करके यह सूचना देता है कि युवराज कुसुमपुर को प्रस्थान कर रहे हैं। अंत का बंधु वर्मा का स्वागत कथन स्पष्ट करता है कि वह एक सच्चे मित्र की भांति जीवन भर परोपकारी युवराज की सहायता करता रहेगा। और तभी दूसरा दृश्य द्वितीय अंक का शुरू होता है। मठ में प्रपंच बुद्धि, स्वर्गनाग और भट्टार भविष्य के षड्यंत्र की योजना बनाते हैं। बौद्ध भिक्षु प्रपंच बुद्धि महादेवी की हत्या करवाना निश्चित करके स्वर्गनाग से कहता है कि वह ऐसा नीच कृत्य करने के लिए स्पष्ट प्रतिकार करेगा। तब उसे भविष्य के सुखों का प्रलोभन दिया और भट्टार उसे धमकाता है। तभी एक और वीर की भांति अन्याय पक्ष का समर्थन नहीं करता। उसी समय प्रपंच बुद्धि एक चाल चलता है। वह मदिरा पान कराता है और स्वयं करता है। अपने कपट व्यवहार से त्रिकालदर्शी बनने का ढोंग करता है। स्वर्गनाग उसके आश्चर्यपूर्ण कथनों को सुनकर अभिभूत हो जाता है और तदनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। इसके पश्चात दृश्य के अंत में धातु सेन और मुद्गल का धातु शब्द को लेकर मनोविनोद होता रहता है, परंतु मंच पर उसके वार्तालाप से सूचना मिल जाती है कि उन्हें भी प्रपंच बुद्धि के प्रपंच का ज्ञान हो गया है और वह युवराज स्कंद के आने की सूचना देते हैं। महादेवी की प्राण रक्षा शस्त्र से होगी, ऐसा निश्चित करके वे जाते हैं। तभी तीसरा दृश्य खुलता है। इस दृश्य में महारानी देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग है। मदिरोन्मत्त प्रलाप करता हुआ सर्वनाग दिखाया जाता है। पति परायणा परंतु महादेवी की परम रक्षिका रामा उसको इस कुकृत्य से निवारण करना चाहती है, पर वह मदिरा के नशे में एक प्रलोभनों के चकाचौंध में अपना कर्तव्य भूल जाता है। भविष्य के सुखों की लालसा और वचनबद्धता का संबल लेकर
वह अपनी पत्नी को भूल जाता है और उसे ठुकरा देता है। रामा प्रथम तो बातों में ही विलंब करके उसे रोकने का प्रयत्न करती है, परंतु जब देखती है कि उसे मौत का भूत सवार हो गया है, तो प्राण बचाकर महादेवी के प्रतिकार के लिए वहाँ से चली जाती है। अंत में अनंत देवी और भट्टार्क आकर सर्वनाग को भव्य भय और प्रलोभन से और भी उत्तेजित कर देते हैं। तभी चौथा दृश्य खुलता है, जिसमें बंदी गृह में देवकी और रामा का वार्तालाप होता है। रामा देवकी को अपने पति की कृतज्ञता और निकट भविष्य में होने वाली हत्या का संकेत देती है, परंतु देवकी एक भगवान की दया में कृपा का आश्रय लेकर रामा को शांत करती है। तत्पश्चात षड्यंत्री प्रपंच बुद्धि अनंत देवी और भट्टार्क व स्वरुनाग अपने दूषित विचार को लेकर बंदी गृह में पहुंचते हैं। रामा साहस और वीरता से अपने पति का विरोध करते हुए ऐसे नीच कर्म से निवृत्त करना चाहती है, पर वे हत्यारे अपने विचार से विचलित नहीं होते। महादेवी मृत्यु के सम्मुख उपस्थित होने पर भी भगवान में विश्वास का आश्रय बनाए रखती है। स्कंद को देखने की अपनी अंतिम अभिलाषा को भी वह इन हत्यारों के सम्मुख नहीं रखना चाहती। सर्वनाग को हत्या के जघन्य कार्य करने में रामा के विरोध से कुछ विलंब हो जाता है। तभी उचित अवसर पर द्वार तोड़कर युवराज कुमार स्कंद का धातुसेन और मुदगल के साथ प्रवेश होता है। षड्यंत्रकारियों को दंड मिलता है। स्कंदगुप्त अनंत देवी में माँ का भाव रखने के कारण केवल ताड़ना ही देता है। इस प्रकार माँ बेटे के सुखकारी मिलन के साथ दृश्य समाप्त हो जाता है और फिर खुलता है पांचवा दृश्य। अवंती दुर्ग के एक भाग में बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला मंच पर देखे जाते हैं। बंधु वर्मा अपनी प्रस्ताव अपनी पत्नी जयमाला के सम्मुख रखते हैं और आज से मालव राज्य और गुप्त साम्राज्य का एक एक अंग बनकर रहेगा। देश पर अंतर्बाह्य आपत्तियों के मेघ मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पृथक बना रहना देश के लिए हितकर नहीं है। उसकी पत्नी जयमाला उसके इस प्रस्ताव का विरोध करती है और कहती है, आर्यपुत्र, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर भी उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु वर्मा अपने भाई भीम वर्मा को क्षत्रिय का वास्तविक कर्तव्य बताते हुए अपनी पत्नी के भाव को कृतज्ञता और शुद्ध हृदय बताता है और वहाँ से तक कहता है कि यदि किसी भी प्रकार उसे अपनी पत्नी को ऐसी संकुचित मनोवृत्ति का आभास पूर्व से लग जाता तो निश्चित रूप से ऐसे कुटुंब की कामना वह नहीं करता। उस समय देवसेना भी सहसा प्रवेश करके संगीत की दुहाई देते हुए शुद्र स्वार्थ त्यागने के लिए जयमाला से कहती है। भीम वर्मा भी व्यर्थ का तर्क आगे न बढ़ाने के लिए अपनी भाभी को रोकता है। परिस्थिति व स्वीकारात्मक राय ही जयमाला को देनी होती है। तभी बंधु वर्मा राज्य की स्वामिनी जयमाला को घोषित करके आर्य साम्राज्य का सेना का एक साधारण सैनिक बनना स्वीकार करता है। उसी समय चक्रपालित आकर बंधु वर्मा के न्याय की प्रशंसा करता है और सूचना देता है कि परम भट्टारक ने सौराष्ट्र में शंकों को निर्मूल कर दिया है। अंत में त्याग मिश्रित आनंद का ऐसा अलौकिक दृश्य देखकर जयमाला का हृदय परिवर्तित होता है और वह अपने पति से क्षमायाचना करती हुई अपने को ऐसे वीर और विशाल हृदय त्यागी पति की अर्धांगिनी पाकर धन्य समझती है। तभी छठा दृश्य खुलता है।
पथ में भट्टार्क और उसकी माता कमला का वार्तालाप उसी दृश्य का मुख्य अंग है। माँ बेटे की बातचीत से पता चल जाता है कि कमला अपने बेटे की देशद्रोही करतूतों से दुखी है। उज्जैनी में युवराज कुमार स्कंद का अभिषेक होने वाला है। इसी में भट्टार्क विघ्न स्वरूप कुछ उत्पात करने चला था। उससे कमला भट्टार्क का घर बार छोड़कर उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आ रही थी। भट्टार्क उससे प्रसन्न करके पुनः लौटना चाहता था, तब वह खुले शब्दों में जोर जोर से उसकी देशद्रोहिता का कथन करती है। उसी समय मालवा की श्रेष्ठी कन्या विजया प्रवेश करती है और भट्टार्क के वीरत्व व्यंजक मूर्ति एवं उसके महाबलाधिकृत पद से अभिभूत होती है। सहसा मात्र गुप्त और मुद्गल के साथ गोविंद गुप्त का प्रवेश होता है। भट्टार्क बंदी बनाया जाता है। विजया अपरिच्छता रहकर भी भट्टार्क का नैकट्य प्राप्त करने को अपने को अपराधिनी घोषित करके बंदनी बनना चाहती है। वृद्धा कमला स्वतंत्र रहते हुए भी स्कंद के समक्ष ले जाई जाती है। इस प्रकार सबके जाने के साथ ही यह दृश्य समाप्त होता है और तभी खुलता है द्वितीय अंक का अंतिम दृश्य, सप्तम दृश्य, राजसभा का दृश्य। युवराज कुमार स्कंद गुप्त का राज्याभिषेक होने वाला है। स्कंद गुप्त, गोविंद गुप्त, महादेवी, देवकी, बंधु वर्मा और जयमाला आदि सभी उस सभा में उपस्थित हैं। जयमाला अपना मालव राज्य गुप्त साम्राज्य के श्री चरणों में उपस्थित करती है। बंधु वर्मा के अपूर्व त्याग की जय जयकार होती है। अभिषेक का दृश्य बड़ा ही सुंदर बन पड़ता है। गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंद गुप्त को राज सिंहासन पर आसीन करते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर ढुलाती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं। देवकी राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़क उपहार में देते हैं। चक्र गरुड़ांकित राजदंड देता है। उसी समय मात्र गुप्त के रहस्य उद्घाटित करने पर कुमार दत्त का वास्तविक परिचय सिंघल के राजकुमार युवराज कुमार धातुसेन के रूप में होता है। स्कंद गुप्त मित्रों के रूप में उसका स्वागत करते हैं। तत्पश्चात राज दरबार में बंदी बुलाए जाते हैं। सर्वनाग अपने कृत्यों पर पश्चाताप करता है। वह आत्महत्या करना चाहता है, पर शुद्ध हृदय सती रामा के कारण क्षमा का दंड उसे देता है और देवकी के कहने पर उसे अंतर्वेद का विषयपति भी नियुक्त करता है। भट्टार्क भी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। इसी बीच में नवीन और विशेष घटना यह हुई कि दरबार में ही विजया भट्टार्क को अपना पति घोषित कर देती है। सम्राट इस घोषणा को सुनकर आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं। देवसेना की शंका फलवती दिखती है। अंत में महादेवी देवसेना के आग्रह से क्षमा और मंगल कामना की भावना से सभी को मुक्त कर दिया जाता है और गुप्त साम्राज्य का शासन दंड, क्षमा और भूल में रखकर ही प्रारंभ होता है। तो ये था द्वितीय अंक। बच्चों, अब आगे हम तृतीय अंक पढ़ेंगे। धन्यवाद।